डर, अजीब सा डर मेरे दिलो दिमाग को दिमक की तरह अंदर से खा रहा है। रात के इस काले अंधेरे में फैले खौफनाक सन्नाटे के बीच उस डर का असर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पर इस डर की एक वजह है। मैं इस बेड पर लेटा हुआ हूँ। मेरे दोस्त ने दी हुई कंबल कस के पकड़ रखी है और कंबल के भीतर से ही मेरी आंखें उसको तलाश रही हैं। पर वो अभी आया नहीं, क्योंकि अभी उसका वक्त नहीं हुआ। पर वो आएगा। उसका खौफ मेरे दिलो दिमाग पर गहराता जा रहा है। पता नहीं इस रात की सुबह कब होगी। सुबह होते ही मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, पर अब मुझे सुबह का इंतज़ार करना होगा। मैं बेड पर लेटा ज़रूर हूँ, पर मेरी नज़रें सामने वाले उस लकड़ी के दरवाजे पर टिकी हुई हैं। वैसे ये कमरा काफ़ी घुटन भरा है। रंग उड़ी दीवारें, टूटी छत पर बारिश के पानी के सूखे धब्बे, हर कोने में मकड़ियों के पुराने जाले, जिनमें कुछ कीट पतंगे फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। पर एक भी खिड़की कहीं नज़र नहीं आ रही। शायद मेरे पीछे होगी। मैं पीछे मुड़ा ही नहीं। पिछले 2 घंटे से मैं बिना पलकें झपकाए सामने वाले दरवाजे को देख रहा हूँ। मेरे कमरे के अंदर इतना सन्नाटा है कि दीवार पर टंगी उस घड़ी के कांटे की टिक 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 करने वाली आवाज़ मैं बिल्कुल साफ सुन सकता हूँ। अभी रात के 2:30 बज चुके हैं। मतलब उसके आने का वक्त हो चुका है। मुझे अपनी सांसें रोककर बिना हिले ऐसे ही जिंदा लाश की तरह पड़े रहना होगा, क्योंकि अगर मेरी थोड़ी सी भी हलचल उसे महसूस होती है तो वो मेरे चिथरे चिथरे करके एक खौफनाक मौत मुझे दे देगा। मेरे जिस्म के इतने टुकड़े करेगा कि उन्हें समेटने में भी दिन निकल जाएगा। वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भद्दा, घिनौना, गंदा, बदबूदार है। वैसे खून पीने वाला पिशाच खूबसूरत या खुशबूदार तो होगा नहीं। मैं सांसें भी इस तरह से ले रहा हूँ कि उनकी भी आवाज़ उसे न सुनाई दे। मुझे अपने आप पर काबू रखना होगा, क्योंकि अगर मैं हद से ज़्यादा डर गया तो मेरे दिल की तेज़ धड़कनें उसे सुनाई देगी या उसे भी महसूस होगी। और अगर एक बार उसे इस कमरे में मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर सब कुछ खत्म। ज़ोर ज़ोर से धड़कने वाले दिल को सीना फाड़कर बाहर निकाल देगा। ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी पंगा है। अगर मैं यहाँ बच गया तो कसम से दोबारा किसी से भी शर्त नहीं लगाऊंगा, ना ऐसे किसी चीज़ से पंगा लूँगा। सिर्फ यहाँ से ज़िंदा निकल जाऊँ। मेरी आंखें ही दरवाजे पर टिकी हैं, पर सब कुछ याद आ रहा है। मैं यहाँ कैसे पहुँचा, सब कुछ। कुछ दिन पहले। प्लीज़ यार, गाड़ी थोड़ी तेज़ भगाओ, इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। पीछे की सीट पर अपनी बीवी के साथ बैठा मेरा दोस्त विनती कर रहा था। उसकी बीवी की हालत कुछ अजीब सी लग रही थी। खुले बालों से चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। वो जोर जोर से सांसें ले रही थी, पर उसकी सांसों की आवाज़ किसी जंगली जानवर की गुर्राहट जैसे लग रही थी। उसकी बीवी की यह हालत देखकर मैं भी हैरान हो गया। भाई मेरी बात मान, इसे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा। कहाँ ये तंत्र मंत्र भूत भूत बाबाओं के चक्कर में पड़ रहा है। सब अंधविश्वास है। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है और तू पढ़ा लिखा होकर भी ऐसी गवार बातों में उलझा हुआ है। मेरी बातें सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। तुझे क्या लगता है मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? तू मुझे पिछले 8-10 महीनों से जानता है, पर मैं इसका इलाज पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ। शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बड़े से बड़े साइकेट्रिस्ट और स्पेशलिस्ट ने इसका इलाज किया, पर इसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे बचाने के लिए मुझे किसी के भी हाथ पर जोड़ने पड़े, भीख मांगने पड़े, मैं करूँगा। उसकी बात सुनकर मैं बिना कुछ बोले गाड़ी चलाने लगा। सामने लगी कांच से मैंने पीछे बैठी मेरे दोस्त की बीवी को देखा। वो सचमुच पागल लग रही थी। कुछ ही देर में हम उस जगह पहुंचे जहां उसका तंत्र मंत्र के जरिए इलाज होने वाला था। एक छोटा सा मंदिर था जहां लोगों की आवाजाही शुरू थी। मेरा दोस्त अपनी बीवी को सहारा देते हुए उस मंदिर के अंदर चलने लगा। मैं मंदिर के एक कोने में खड़ा चुपचाप सब कुछ देख रहा था। एक बूढ़ा आदमी जिसने काले वस्त्र पहने थे वो आगे आया। उसने मेरे दोस्त की तरफ देखकर कुछ कहा। मेरे दोस्त ने अपनी पत्नी को मंदिर के बीच एक गोल सर्कल में बिठा दिया। वो भी चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी नजर नहीं आ रहा था। नीचे गर्दन झुकाए
वो सिर्फ किसी हाँफते हुए इंसान की तरह बैठी थी। उसने कुछ देर मेरे दोस्त की बीवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में देखते हुए अपने हाथ में रखा सफ़ेद बबूत का तिलक उसके माथे पर लगाकर थोड़ी बबूत उसके मुंह में ज़बरदस्ती डाल दी, जिससे वो एकदम से अजीब सी हरकत करने लगी। अपनी गर्दन को झटका देकर ज़ोर ज़ोर से घुमाने लगी। मैं दूर कर सब कुछ देख रहा था। वो बेइंतहा दर्द से चिल्लाने लगी, ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ पैर पटकते हुए एकदम से बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ी रही। ये सारी चीज़ें मुझे बकवास लग रही थी, इसलिए मैं वहाँ से बाहर निकल गया। मंदिर के आंगन में खड़े पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा मैं अपने मोबाइल में गेम खेलने लगा। घंटा 2 घंटा बीत गए और मेरा दोस्त अपनी बीवी को दोनों हाथों में उठा लेकर ले आया। शायद वो अभी भी बेहोश थी, पर पता नहीं वो पूरी तरह से ठीक लग रही थी या उसका पागलपन हद से ज़्यादा बढ़ने वाला था। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मेरे दोस्त ने अपनी बीवी को गाड़ी के अंदर बिठा दिया। तभी पीछे से वे काले वस्त्र पहने बुजुर्ग इंसान मेरे दोस्त की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारी पत्नी उस बुरी आत्मा के चंगुल से कुछ वक्त के लिए मुक्त हो चुकी है, फिर भी तुम्हें आने वाले चंद्र ग्रहण तक उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर कोई बुरी आत्मा एक बार किसी शरीर को जकड़ लेती है तो वो दोबारा उस शरीर को अपना घर बनाने की पूरी कोशिश करती है। इसलिए आइंदा तुम्हें अपनी बीवी का खास ध्यान रखना होगा, खासकर अमावस्या और पूनम के दिन और रात में। बाल खुले छोड़कर उसे कहीं भी ले जाओगे या खुशबूदार इत्र जिस्म पर लगाकर वो कहीं बाहर जाएगी, नदी, तालाब, पुल, स्मशान, ऐसी किसी जगह जाएंगी, तो वहाँ कोई भी बुरी आत्मा उसे आसानी से अपना शिकार बनाएगी। इसलिए आज के बाद तुम्हें अपनी बीवी का खास ध्यान रखना होगा। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। उसकी तरफ बिना देखे मैं गाड़ी में बैठते हुए बोला, सब बकवास है। दुनिया कहाँ पहुँच गई है और ये अभी भी भूत प्रेत के चक्कर में उलझे हुए हैं। बेटा, अगर तुम नास्तिक हो तो तुम इन सब बातों का मजाक उड़ा सकते हो, पर अगर तुम किसी भी ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह यानी अच्छी शक्ति पर यकीन करते हो तो तुम ये भी जान लेना होगा कि बुरी शक्ति भी मौजूद है। अगर दिन के उजाले की मौजूदगी को मानते हो तो रात के अंधेरे पर भी विश्वास रखना होगा।